नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में स्वागत है। और आज हमारा चैप्टर है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। और इसमें उन तथ्यों को समाहित किया गया है जो बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो चलिए अगले आधे घंटे में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, आप देखे होंगे कि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था, इसलिए ईरानी आक्रमण से शुरू करते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था और ईरान में भी हखमनी वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। हखमनी वंश के शासक दायर बहु, जिसको कि दारा के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 522 ईसा पूर्व में। तो याद रखेंगे कि यह आक्रमण सिकंदर के आक्रमण से भी पहले था। सिकंदर यूनानी था, लेकिन भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था, यह आप याद रख लेंगे। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया ईरानियों ने। किस वंश के राजा ने? हखमनी वंश के राजा ने। हखमनी वंश के किस राजा ने आक्रमण किया? दायर बहु उर्फ दारा ने। कब आक्रमण किया? 522 ईसा पूर्व में। और इस आक्रमण के प्रमाण जो है वो कहां कहां से मिलते हैं, किस अभिलेख से मिलते हैं? तो बेहिस्तून के अभिलेख से, परसेपोलिस के अभिलेख से और नक्शे रुस्तम के अभिलेख से। ठीक है, नक्शे रुस्तम के अभिलेख से। ईरानी संस्कृति से संपर्क के कारण ही भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। और देखे होंगे कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये खरोष्ठी लिपि कहां चलता था? ईरान में। ईरानियों के बाद जो दूसरा आक्रमण किया वो यूनानियों ने किया। और ईरानी आक्रमण के बाद यूनानी में किसने आक्रमण किया? सिकंदर महान ने। सिर्फ जो मेन पॉइंट है जो प्रश्न के रूप में है, इसी प्रकार से हम इसको उठा रहे हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, और 326 ईसा पूर्व में बल्ख को जीतने के बाद काबुल होते हिंदू कुश पर्वत पार करके सिकंदर भारत पहुंचा और आक्रमण किया। सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में। पिता का नाम क्या था? फिलिप। गुरु का नाम अरस्तु। और सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति था नियारकस। तो याद रखेंगे, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जो आगे चल करके देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है और उसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। सिकंदर को इतिहास में अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो अलेक्जेंडर तृतीय सिकंदर का ही नाम है। मैसेडोनियन और फारसी में ए सिकंदर मकदूनी नाम से भी इस्कंदर ए मकदूनी के नाम से भी सिकंदर को जाना जाता है। सिकंदर ने 326 से 325 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया और सबसे पहले जो तक्षशिला का आंभिक राजा था, याद रखेंगे, ये पूछता है, तक्षशिला का आंभिक शासक ने सबसे पहले सिकंदर के सामने जाकर के घुटने टेक दिए। लेकिन वहीं पर झेलम नदी के आसपास एक छोटा सा राज्य था जिसको पौरव राज्य कहा जाता था। उस राज्य का राजा था पोरस उर्फ पुरु। और पोरस ने घुटने टेकने के बजाय प्रतिरोध किया सिकंदर का। और सिकंदर और पोरस के बीच
किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ, याद रखेंगे। और इस युद्ध को इतिहास में वितस्ता या हाइडे स्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है और यूनानी भाषा में झेलम को हाइडे स्पीज कहा जाता है। तो इसीलिए वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीज का युद्ध, है ना, ये किस किस के मध्य हुआ? तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ। हालांकि इसमें पोरस की हार हो गई। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। याद रखेंगे, ये भी सवाल पूछता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया और मजबूरन सिकंदर को वहीं से लौटना पड़ गया। वो नदी है व्यास नदी, ठीक है, व्यास नदी। इसके पश्चात सिकंदर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग द्वारा भारत से लौट गया। सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा? याद रखेंगे 19 माह रहा और भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा प्रणाली की कला ग्रहण की। अब छत्रप प्रणाली क्या होता था? छत्रप बोला जाता था प्रांतों को, ठीक है, प्रांतीय शासक को छत्रप बोला जाता था। जैसे कोई साम्राज्य है और वो प्रांतों में बटा होता था और जो प्रांत का शासक होता था उसको छत्रप कहा जाता था। तो इस तरह से जो छत्रप प्रणाली है भारतीय लोगों ने किससे सीखा? यूनानियों से। यह आपसे पूछा जाने वाला सवाल है। और मुद्रा प्रणाली भी, है ना, करेंसी सिस्टम, मुद्रा प्रणाली भी सीखा किससे? तो यूनानियों से। 323 ईसा पूर्व में सूसा यानी फारस के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो सिकंदर की मृत्यु वापस जाते समय 323 ईसा पूर्व में सूसा नामक जगह पर हो गया। उसके बाद कुषाण शासक कनिष्क के काल में विकसित गंधार कला यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। तो आपसे यह पूछेगा कि गंधार कला पर किसका प्रभाव है? यूनानी कला का प्रभाव है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के सर्वाधिक प्रभाव क्या रहा? तो आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव सर्वाधिक रहा। जैसे मुद्रा प्रणाली ये यूनानियों की देन है, छत्रप प्रणाली ये यूनानियों की का देन है। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लांग निकाय और कठ जातियों को पराजित किया। तो ये भी याद रखेंगे कि सिकंदर ने भारत में पोरस के बाद किसको पराजित किया? ग्लांग निकाय और कठ जातियों को। सिकंदर ने भारत में 2 नगर बसाए, एक है निकैया नगर और दूसरा है बुकाफेला नगर। तो निकैया नगर जो है सिकंदर अपने भारत विजय के उपलक्ष्य में, अब वो पूरा भारत तो जीता नहीं, व्यास के उधर से ही लौट गया, लेकिन विजय के उपलक्ष्य में निकैया नगर बसाया था और अपने घोड़े की याद में बुकाफेला नगर बसाया था, जिस उसकी घोड़ा की मृत्यु हो गई थी, उसके याद में 2 शहर बसाया था, निकैया नगर और बुकाफेला नगर। आगे देखेंगे, ये पूछा गया है ना, निकैया नगर और बुकाफेला शहर कौन बसाया? सिकंदर बसाया था। विजय के उपलक्ष्य में कौन बसाया? निकैया, और घोड़े के उपलक्ष्य में बुकाफेला। अब इंडो ग्रीक आक्रमण देख लीजिए। जो बैक्ट्रिया के शासक थे, है ना, भारत पर आक्रमण करने वाले यूनानी हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। तो जो बैक्ट्रिया के शासक थे उनको कहा गया इंडो ग्रीक शासक। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम इंडो ग्रीक शासक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। ये आपको पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम इंडो ग्रीक शासक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। और डेमेट्रियस प्रथम कहां का राजा था? बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया के शासक को कहा गया इंडो ग्रीक। ठीक है, इसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया, अफगानिस्तान को जीत लिया और पंजाब को जीत लिया। कौन? डेमेट्रियस प्रथम। तो पहला इंडो ग्रीक शासक था।
डेमेट्रियस प्रथम जो भारत पर आक्रमण किया। इंडो ग्रीक शासकों ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और इंडो ग्रीक शासकों की भारत में राजधानी थी साकल, साकल जो कि अब पंजाब में है। इसे ही हिंद यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध राजा हुआ वो हुआ मिनांडर, और मिनांडर कब से कब तक शासन किया? 165 से 145 ईसा पूर्व तक। ये मिनांडर बहुत फेमस रहा है, ठीक है। इसने मिलिंद पन्हों की रचना की और मिलिंद पन्हों में मिनांडर और नागसेन के बीच, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन है। तो मिनांडर किस वंश का राजा था? इंडो ग्रीक वंश का शासक था। कब से कब तक शासन किया? 165 बीसी से 145 बीसी, और इसकी राजधानी थी साकल यानी आधुनिक सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब में आता है। और साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उस समय। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप होता है और नागसेन से मिनांडर बहुत प्रभावित होता है और वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पन्हों। मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हों का मतलब हुआ मिलिंद के प्रश्न। पन्हों पाली भाषा में, हिंदी में प्रश्न। मिलिंद पन्हों मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। और आपसे पूछता है कि मिलिंद पन्हों किसकी रचना है? तो मिलिंद पन्हों मिनांडर की रचना है। और ये इसमें क्या उल्लेखित है? तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर, यानी मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप होता है उसका उल्लेख किया गया है इसमें, उसका उल्लेख किया गया है इसमें। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? तो इंडो ग्रीक शासक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। तो देखिए, हेलेनिस्टिक आर्ट कौन चलाया? ये सवाल पूछता है। इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया था। हेलेनिस्टिक आर्ट कौन चलाया था? इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया था। और भारत में खास करके जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है वहां पर हेलेनिस्टिक आर्ट चलाया गया। और भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। गांधार कला में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भाव भंगिमा देख रहे हैं महात्मा बुद्ध की, जो घुंघराले बाल देख रहे हैं, जिस तरह से ये ध्यान मुद्रा में है, ये हेलेनिस्टिक आर्ट का नमूना है। और भारत में गांधार कला पर हेलेनिस्टिक आर्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ये सोने के सिक्के देख लीजिए, इसको कौन चलाया? इंडो ग्रीक शासकों ने ही चलाया था। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान दिया। देखिए, अब तो नाटक मंच खत्म हो गया क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन पहले रंगमंच का जमाना हुआ करता था। और रंगमंच में जो नाटक खेला जाता था उसके कई पात्र होते थे, छोटे छोटे अंश में वहां पर एक्ट किया जाता था और हर अंश के लास्ट में इस तरह से देखे होंगे कि ये पर्दा गिर जाता था और फिर अगला पार्ट आता था। तो ये जो पर्दे का प्रचलन प्रारंभ हुआ नाट्य कला में, ये यूनानियों की देन है। क्योंकि पर्दा यूनानियों के देन था इसलिए इसको यवनिका के नाम से जाना जाता है। यवनिका यानी जो भारतीय जो वेद है, वेद में यवन प्रिय का मतलब होता है विदेशियों का प्रिय, और यूनानी कौन थे? विदेशी थे, ठीक है। तो इसलिए ये इसको यवनिका कहा गया। किसको? पर्दे को। नाट्य कला में जिस पर्दे का प्रयोग किया जाता था उसको कहा गया यवनिका। आगे देखिए, पेरिप्लस।
देखिए ये पेरीप्लस क्या है? पेरीप्लस एक किताब का नाम है, एक साहित्य का नाम है, जिसका पूरा नाम है पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो अज्ञात है। आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं या अज्ञात। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये समुद्री व्यापारियों के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, किसी समुद्री व्यापारी के द्वारा जिसका नाम उल्लेखित नहीं है। पेरीप्लस के अनुसार मिनांडर के सिक्के भ्रौच के बाजार में खूब प्रचलित थे। मिनांडर एक इंडो ग्रीक शासक था और उसका सिक्का भ्रौच का है, गुजरात में है, और इसके सिक्के बहुत प्रचलित थे। यूनानी लोगों ने योग एवं तपस्या की विधि भारत से ग्रहण की। देखिए यूनानियों से हम क्या सीखे? पर्दे की प्रथा, नाट्य कला में जो पर्दा का प्रयोग करते हैं वो सीखे, मुद्रा प्रणाली सीखे, छत्र प्रणाली सीखे, और आपको बता दिए कि छत्र प्रणाली क्या होता है। हमसे वो क्या सीखा? योग और तप करने की विधि सीखा। विभिन्न ग्रहों के नाम, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला, संवत तथा सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन आदि यूनानियों ने ही भारत को सिखाया। तो अलग अलग ग्रहों के नाम, नक्षत्र को देखकर भविष्य बताना, संवत, है ना, जैसे देखिए भारत में कितने संवत चलते हैं। सबसे पहले विक्रम संवत आया जो कि 57 बीसी में था। उसके बाद शक संवत 78 एडी में आया। इसके बाद आया गुप्त संवत जो कि 319 एडी में आया। और इसके बाद आया कौन सा लास्ट में? हिजरी संवत 622 ईस्वी में। तो भारत में ये संवत की प्रथा, संवत का मतलब होता है साल, हम वहां से गिनना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में शक संवत का प्रयोग किया जाता है, शक संवत का प्रयोग किया जाता है। 5 मिनट। सर्वप्रथम तो ये सब हम कहां से सीखे? यूनानियों से सीखे। ग्रह, नक्षत्र, संवत, सप्ताह के 7 दिन, आज भी हम सप्ताह में 7 दिन ही जोड़ते हैं। ये सब हम कहां से सीखे? यूनानियों से सीखे। ठीक है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के, लेख युक्त सिक्के, ये सब इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा ही जारी किया गया। तो सोना का सिक्का तो ठीक है, लेकिन उस सिक्के पर लिखा हुआ कुछ लिखा हुआ, इसको लेख युक्त सिक्का कहा जाता है। जिस पर जैसे आज जो सिक्का भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उस पर आप देखते हैं लिखा होता है, ठीक है, चित्र के साथ कुछ लिपि उत्कीर्ण रहता है। ये प्रथा हम कहां से सीखे? इंडो ग्रीक से सीखे। याद रखेंगे, पूछेगा। लेख युक्त तथा आकृति युक्त सिक्के, यानी एक तरफ राजा का चित्र होता था और दूसरी ओर देवताओं के चित्र सिक्के पर होते थे। ठीक है, एक और राजा का चित्र और दूसरी तरफ, जैसे ये राजा का चित्र है एक तरफ और इसी सॉरी ये राजा का चित्र है और एक तरफ दूसरी तरफ देवता का चित्र है। ऐसा सिक्का कौन चलाया? इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया। तो इन सब का प्रयोग इंडो ग्रीक से ही सीखा। अब देख लीजिए शक। इंडो ग्रीक के बाद देखिए सबसे पहले ईरानियों ने भारत पे आक्रमण किया, फिर यूनानियों ने भारत पे आक्रमण किया और तीसरा आक्रमण शकों ने किया। शक सीथियन कहा जाता है। शक या सीथियन मूल रूप से कहां के निवासी थे? याद रखेंगे, शक मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में वो भारत आ गए। और इसके बारे में जो प्रमाणिक जानकारी मिलती है कि शक भारत आए, ये परसेपोलिस के अभिलेख से, नक्शे रुस्तम के अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। शकों की कितनी शाखाएं भारत आई? 5 शाखाएं भारत आई थी। याद रखिएगा, शकों की 5 शाखाएं भारत आई थी। और ये 5 शाखा कहां के बस गई भारत में? अफगानिस्तान, पंजाब, तक्षशिला, मथुरा, पश्चिमी भारत, उज्जैन, ऊपरी दक्कन, नासिक। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में बसने वाले शकों ने अपने को क्षत्रप कहा। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या सवाल पूछा जाएगा? शक कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। और शकों की कुल कितनी शाखाएं भारत आई? 5 शाखा आई। और जो पश्चिमोत्तर भारत के शक थे, जो जिन्होंने भारत में एक मजबूत राज्य की स्थापना की, उनको ही कहा जाता था क्षत्रप। क्षारात वंश के योग्य शासक नाहपान ने अपनी मुद्राओं पर राजा की उपाधि धारण की। अब नाहपान किस वंश का राजा था? शक वंश का था और इसने राजा की उपाधि धारण की। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नाहपान को परास्त किया था। उज्जैनी का प्रथम शक क्षत्रप
कर्दमक वंश का चष्टन था। तो देखिए ये क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि शकों की अलग अलग 5 शाखाएं आई भारत, वो अलग अलग राज्य, अलग अलग जगह उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की, और उसमें से अलग अलग शासकों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है रुद्रदामन। ठीक है, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ रुद्रदामन। अब यहां से सवाल क्या रहेगा, ये रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। ठीक है, और रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ यानी गुजरात की अर्धशुर्ष सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर वो पुष्यगुप्त था, उसने करवाया था। लेकिन इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, यानी इसका मरम्मत किसने करवाया, तो रुद्रदामन ने करवाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, ये देख लीजिए यहाँ पे सुदर्शन झील है। ठीक है, तो इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन पहली बार विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। ये गिरनार अभिलेख है भारत का पहला संस्कृत में लिखा गया सबसे विशाल अभिलेख, गिरनार अभिलेख। गिरनार का है, गुजरात में है। और गिरनार अभिलेख किससे संबद्ध है, गिरनार अभिलेख कौन लिखवाया, रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन प्रथम किस वंश का शासक था, शक वंश का शासक था। ठीक है, तो रुद्रदामन पहली बार विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। देखिए, अभिलेख लिखने की प्रथा सर्वप्रथम मौर्य शासकों ने प्रारंभ किया था, लेकिन मौर्य काल में जो अभिलेख थे वो सबसे ज्यादा वो किस भाषा में थे, ब्राह्मी। ठीक है, और उसमें देखिए अरमाइकी लिपि का प्रयोग था, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, और उनकी भाषा पाली या प्राकृत होती थी। संस्कृत का पहला अभिलेख गिरनार अभिलेख है जो जारी किया था रुद्रदामन ने। इससे पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे, प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा था। लिपि में देखिए खरोष्टी लिपि है, अरमाइकी लिपि है और ब्राह्मी लिपि है महत्वपूर्ण लिपि में। तो इससे पहले प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे गए थे। 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और इसी के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत, संवत का मतलब होता है वर्ष की शुरुआत, जहां से आप जैसे आप 1 से काउंट करते हुए आज आप बोलते हैं कि 2026 है। ठीक है, लेकिन शक संवत, जो कि शक संवत के हिसाब से यदि पूछें तो अभी ये कौन सा साल चल रहा होगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा, किसी कंपटीशन में ये पूछा गया सवाल है कि भारतीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है, तो शक संवत के हिसाब से ये कौन सा साल है। शक संवत के हिसाब से तो अभी कौन सा साल चल रहा है, 2026, और शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 CE यानी ईस्वी में। तो 2026 में यदि आप 78 जोड़ दें तो अभी जो वर्ष चल रहा है शक संवत के हिसाब से वो निकल के आ जाएगा। एग्जाम में इसलिए पूछा, इस तरह से पूछा जाता है कि क्या आपको संवत का अर्थ पता है कि नहीं। तो चलिए बस लास्ट ही है। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। अब विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई ये तो याद कर लीजिए, लेकिन ये क्यों किया गया और कहां के राजा के द्वारा किया गया। उज्जैन के एक छोटे से शासक ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत, विक्रमादित्य भारत में एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। और आज तक भारत में कुल कितने राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये पूछे गए सवाल है। तो आज तक कुल 14 ऐसे राजा हुए हैं जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसमें से सबसे जो विख्यात विक्रमादित्य रहा वो रहा चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे गलत है, मिस्टेक है, ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर शकों के क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। अब शकों को पराजित कौन कर दिया अंतिम रूप से भारत में, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और इस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में चांदी के सिक्के भी चलाए। थोड़ा सा यहाँ पर यह सुदर्शन झील के निर्माण करता, देखिए झील का निर्माण
सबसे पहले तो पुष्यगुप्त ने कराया। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था। झील पर बांध कौन बनवाया? तुषास्प बनवाया, जो अशोक का गवर्नर था। इसका पुनर्निर्माण कौन करवाया? सुविशाख करवाया, जो कि रुद्रदामन का गवर्नर था। और दूसरी बार इसको कौन बनवाया? पर्णदत्त, जो कि स्कंदगुप्त का गवर्नर था। तो ये इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एक जगह इसको इकट्ठा कर दिए। इसके बाद आ जाइए पहलव वंश, पार्थियन। पहलव को पार्थियन कहा जाता है, शकों को सीथियन कहा जाता है। पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक था मिथ्रेडेटस प्रथम। और भारत में प्रथम पहलव शासक कौन हुआ? माउस हुआ। पहलव वंश का सर्वाधिक जो ख्याति प्राप्त शासक भारत में हुआ उसका नाम था गोंदोफर्निस। और गोंदोफर्निस के समय सेंट थॉमस मूर भारत आए थे। ठीक है, प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक थे सेंट थॉमस मूर। जो भारत आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? सेंट थॉमस मूर। और किसके शासन काल में आए थे? गोंदोफर्निस के शासन काल में आए थे। और गोंदोफर्निस किस वंश का राजा था? पहलव वंश का राजा था। ठीक है, और सेंट थॉमस मूर की हत्या भी हो गई थी म्यालापुर कर्नाटक में। गोंदोफर्निस को तख्ते बही अभिलेख में गुडुकर, फारसी में उसका नाम विंदफर्न, यश विजयी होता है, विंदफर्न का मतलब, इस आदि नाम से जाना जाता है। मौर्योत्तर काल में बंग, बंग का मतलब होता है बंगाल, पुंड्र, पुंड्र क्षेत्र भी बंगाल में है। बंग और पुंड्र मलमल के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे, जिसको कि गंगाई कहा जाता था। तो ये भी सवाल पूछा गया है कि मलमल वस्त्र के लिए भारत में कौन सा जगह प्रसिद्ध था? तो वो था बंग और पुंड्र। और उस मलमल को क्या कहा जाता? गंगाई कहा जाता था। मिलिंद पन्हो, जिसकी रचना मिलिंद ने की थी, उसमें कुल भारत में 75 प्रकार के व्यवसायियों का उल्लेख है। ये भी सवाल पूछा गया है कि प्राचीन काल में, यह भी सवाल पूछा गया है कि प्राचीन काल में कुल कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया है? तो 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया है। इसमें से 60 व्यवसाय शिल्प से जुड़े होते थे। मथुरा में साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का उत्पादन होता था। तो बंगाल में, बंग में मलमल और मथुरा में साटक वस्त्र का उत्पादन होता था। ये याद रखना है, ये पूछा है। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही पड़ गया यवन प्रिय, यानी कि विदेशियों का प्रिय। तो ये भी आप याद रखेंगे कि किस मसाले को यवन प्रिय कहा गया है? तो काली मिर्च को। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपको ये सब दिखेगा। और अंतिम हो गया कुषाण। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक और यवन प्रिय कहा गया है काली मिर्च को। अरिकामेडु, अरिकामेडु तमिलनाडु में स्थित जगह है, जिसको कि पेडोका के नाम से जाना जाता है। और अरिकामेडु से रोमन बस्ती मिला है और सोने के सिक्के मिले हैं। तो इतना याद रखने है। कुषाण वंश, कुषाण कहां से आए? चीन के यूची कबीले से संबंधित थे। यह पूछा गया प्रश्न है। कुषाण किस कबीले से संबद्ध थे? यूची ट्राइब्स थे कुषाण। ठीक है, और ये यूची ट्राइब्स 5 शाखाओं में बट गया, जिसमें से एक शाखा का नाम पड़ गया कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसस। याद करते चलेंगे, कुषाण वंश का शासक कुजुल कड़फिसस था। और इसने कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र को जीता। और ये केवल और केवल कुजुल कड़फिसस तांबे का सिक्के जारी किया था। इसका उत्तराधिकारी हुआ भीम कड़फिसस। ये तक्षशिला और पंजाब को जीत लिया। और इसने सोने के सिक्के जारी किए। ये पूछा गया प्रश्न है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण शासक था भीम कड़फिसस। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भीम कड़फिसस ने ही जारी किए थे। और भीम कड़फिसस के सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र आकृति है। तो भीम कड़फिसस किस वंश का राजा है? कुषाण वंश का राजा था। और भीम कड़फिसस ने के सिक्के पर ही शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र अंकित है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चित्र में भीम कड़फिसस जो है वो किस
किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था, और ये खुद ही महेश्वर की उपाधि धारण किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक हुआ, उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क, और इस कोचिंग का नाम इसी से प्रभावित होकर के हम रखे, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी। ठीक है, कनिष्क, जिसने अपने राज्याभिषेक के समय 78 ईस्वी में नए संवत चलाए और उसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। सवाल क्या आएगा कि शक संवत कब जारी किया गया? 78 ईस्वी में, और किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। तो ये आपको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है। कनिष्क 78 ईस्वी, शक संवत। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर, और दूसरी राजधानी बनाया मथुरा को। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बुद्ध का भिक्षा पात्र, यानी जिसमें बुद्ध भिक्षा मांगते थे वो वाला बर्तन, भिक्षा पात्र, और मुकुट उठा करके ले गया। इस आक्रमण के दौरान प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को भी वह ले गया। देखिए अश्वघोष, ठीक है, जो कि चौथी बौद्ध संगति में आकर के आप देखेंगे कि उन्होंने चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष नियुक्त किया था कनिष्क ने। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर विजय प्राप्त की। तो राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की रचना है, और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, और उसी में लिखा गया है कि कनिष्क ने कश्मीर का विजय किया था और वहां पर एक नया शहर बसाया था जिसका नाम था कनिष्कपुर। कनिष्क ने चीनी हुन राजवंश के सेनापति पांचाओं को हराया। अब देखिए, ये भारत का पहला राजा था जिसने चीन के पांचाओं को पराजित कर दिया। चीन के हुन वंश के शासक पांचाओं को पराजित कर दिया। ताशकंद, कासगर, सिल्क मार्ग पर भी अधिकार कर लिया। सिल्क मार्ग चीन से भारत होते हुए यूरोप तक जाता था, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। इसके अलावा वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श, चरक, महाचेत, संगरक्षक, ये सब किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। तीन इंपॉर्टेंट जरूर आप याद रखिएगा, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। चरक वैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति हुई। ये चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में हुआ। और कहाँ हुआ? कुंडलबन कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। और एक किताब लिखे थे माध्यमिक सूत्र, और इस किताब में ही नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन दिया है? आइंस्टीन दिया है, लेकिन उससे पहले नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन दिया? सबसे पहले नागार्जुन ने। क्या था उस समय का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जान लीजिए। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। शून्यवाद एक दर्शन था जिसमें नागार्जुन ने बताया कि सृष्टि में जो कुछ भी मौजूद है उसके पीछे एक कारण है। यदि वो कारण न हो तो सृष्टि में कुछ भी नहीं होगा। यानी कारण है इसलिए कोई चीज है। इसी को कहा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत, कि इस कारण से ये चीज है। हम हैं तो हमारे होने के पीछे एक कारण है। यदि वो कारण नहीं है तो हम भी नहीं होंगे, हम भी नहीं होते, और मेरा एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता। तो बगैर कारण किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। 2 मिनट और। शून्यवाद ये बता दिए। शून्यवाद दर्शन कौन दिया था? नागार्जुन ने। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिका सूत्र किसने लिखा? नागार्जुन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित है? माध्यमिक सूत्र में। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। ये बहुत बार पूछा गया है कि चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। और आयुर्वेद पर एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम था चरक संहिता। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। तो ये पूछेगा कि कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक किताब लिखा, सौंदर्यानंद नामक किताब लिखा और सूत्र अलंकार लिखा। बुद्ध चरित्र को
बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ठीक है। और अश्वघोष की तुलना मिल्टन, कांट और वोल्टेफेयर जैसे दार्शनिकों के साथ की जाती है। ये महान दार्शनिक है, मिल्टन, कांट और वोल्टेयर, ठीक है। और बस अब ये समाप्त है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो देख लीजिएगा। महाविभास सूत्र किसने लिखा? वसुमित्र ने, है ना। और महाविभास सूत्र को ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। गांधार कला और मथुरा कला शैली का विकास किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में हुआ। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय को कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को समर्थन दिया। यानी कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा से जुड़ा हुआ था? बौद्ध धर्म दो भाग में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। ये महायान संप्रदाय से संबद्ध था। चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस काल में हुआ? कुषाण काल में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप अशोक के आंसर में ले लेंगे। और कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो प्राचीन किस राजवंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? कुषाण वंश के राजाओं ने। कुषाण कुल का अंतिम महान राजा हुआ वासुदेव, जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और कनिष्क के पेशावर स्तूप की खुदाई में बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियां मिली हैं। तो ये सब पेशावर स्तूप से मिला है। अरिका मेडू की खुदाई में रोमन बस्ती मिला है और सोने के सिक्के मिले हैं, ठीक है। भारत में मिले अधिकांश रोमन सिक्के किस राजा के थे? ऑगस्टस के थे और टाइबेरियस के थे। और रोमन सिक्के कहां से मिला? अरिका मेडू से मिला। अरिका मेडू तमिलनाडु में है। बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। और मगध जो है यानी पाटलिपुत्र, मगध वृक्ष के रेशों से बने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? चीन में हुआ। और तक्षशिला बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुआ। और तक्षशिला विभिन्न दिशा से आने वाले सामान संग्रह स्थल यानी मंडी के रूप में प्रसिद्ध था। तो मौर्योत्तर काल में मंडी के रूप में प्रसिद्ध था तक्षशिला। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।